हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और मेरा नाम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट से जो आपका हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट है एंशिएंट सोसाइटीज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं, ये यहीं से ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पेपर में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप चाहे डीयू रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसओएल के हो या एनसीवेब के हो, सभी के लिए सिलेबस सेम है और फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मारना है आपको और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे आगे वो है, डिस्कस ऑल द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशंस। हमारी दुनिया में आज तक जितने भी सिविलाइजेशंस हुई हैं उनके ग्रोथ के पीछे, उनके ओरिजिन के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज होती है जियोग्राफी। देखो, जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब धीरे धीरे लोगों को फर्टाइल लैंड मिलने लगा, पानी के सोर्स मिलने लगे, नेचुरल रिसोर्सेज मिलने लगे, वहां पर लोगों ने धीरे धीरे सेटल होना शुरू किया। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी वो पानी के किनारे थी। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे वो जो आपका नाइल रिवर है उसके पास सिविलाइजेशन हो, चाहे वो टिग्रिस और यूफ्रेट्स वाली जो आपकी सिविलाइजेशंस हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो। स्टार्टिंग में जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं वो पानी के सोर्स के पास में थे, रिवर के पास में। दूसरी चीज है एग्रीकल्चर। धीरे धीरे इंसानों ने नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल को छोड़कर सेटल्ड तरीके से रहना स्टार्ट किया था। और जब एग्रीकल्चर लोगों ने करना सीखा तो लोगों के पास सरप्लस बचने लगा, जिससे वो उस चीज को बेचने भी लगे। धीरे धीरे एक जगह पर टिककर एग्रीकल्चर करने लगे, सेटल होकर, तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई। और धीरे धीरे एक सोशल हायरार्की बनती गई। जो ज्यादा अमीर होता गया, फिर जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे वो गरीब होता गया। एग्रीकल्चर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। धीरे धीरे जब इंसानों ने टूल्स वगैरह को और डेवलप किया, इरिगेशन सिस्टम्स को डेवलप किया, और टेक्नोलॉजीज आई, लिखना सीखा इंसानों ने ताकि रिकॉर्ड रख सकें अपने पास, कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें, नॉलेज इधर से उधर ट्रांसमिट हो सके। ये भी एक फैक्टर था। फिर उसके बाद है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस सिस्टम आने लगे। ठीक है, स्टार्टिंग में ये मोनार्कीज होती थी, एक राजा होता था, सिटी स्टेट्स होते थे, यानी कि बड़े बड़े किंगडम होते थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। ठीक है, और उसके बाद है ट्रेड एंड इकोनॉमिक नेटवर्क। धीरे धीरे लोगों ने अपनी नेबरिंग कम्युनिटीज के साथ ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट करा, सामानों का एक्सचेंज करना स्टार्ट करा, जिससे उनके आइडियाज और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी एक्सचेंज हुए। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी। फिर है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स। लोगों ने धीरे धीरे जो अपने कल्चरल वैल्यूज है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो इधर से उधर लोगों को बताना शुरू किए। और जो भी मतलब थे उनके, वो लोगों ने इधर से उधर ट्रांसफर किए, तो उससे और ज्यादा सिविलाइजेशन फैलने लगी। क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंट जो होता है बदलता रहता है, क्लाइमेट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और हार्श कंडीशंस जो होती हैं उससे क्या होता है कि माइग्रेशन होता है। लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। जहां पर अच्छा क्लाइमेट होता है वहां पर लोग रहते हैं। जहां क्लाइमेट अच्छा मिला वहां पर सिविलाइजेशंस की ग्रोथ हुई। फिर आता है मिलिट्री एंड डिफेंस। धीरे धीरे लोगों को अपने डिफेंस के लिए जरूरत पड़ने लगी कि भाई मिलिट्री वगैरह होनी चाहिए। धीरे धीरे मिलिट्री स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए, और सिविलाइजेशंस जो होती थी दैट आर एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स आर मोर लाइकली टू एंड्योर एंड एक्सपेंड। ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने आप को डिफेंस कर सकती थी, डिफेंड कर सकती थी, वही आगे और ज्यादा एक्सपेंड होती गई। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का साइज और कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट इट आल्सो रिक्वायर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती हैं, बट एक अच्छी गवर्नेंस भी चाहिए होती है वहां पर। क्राइसिस एंड अडेप्शन। सिविलाइजेशंस को बहुत ज्यादा चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ सकते हैं। कभी कभी वॉर हो जाती थी, फेमाइंस आ जाते थे, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते थे। धीरे धीरे सिविलाइजेशंस ने इन चीजों को अडेप्ट करना सीखा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, जिससे वो लोग अपने आप को सर्वाइव कर पाए। इस तरीके से ये ग्रो हुआ।
फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रॉन्ज एज, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन कंटेक्स्ट टू एमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज एज एक पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री में जिसमें सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का यूज होने लगा था। ठीक है, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, टूल बनाने के लिए यूज होता है, वेपन बनाने के लिए यूज होता है, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए यूज होता है। माना जाता है 3300 बीसी से लेकर 1200 बीसी तक अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज आई। ये एरा जो था इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई मेटलर्जी में, यानी कि मेटल्स को बनाने में, और बहुत ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हुई, लोगों ने धीरे धीरे प्रोड्यूस करना सीखा, काम करना सीखा ब्रॉन्ज का। ठीक है, ब्रॉन्ज टूल बनाए जाने लगे, वेपन्स बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते थे। पहले के जो स्टोन और कॉपर के मेटल जो वेपन होते थे उनसे बहुत अच्छे ब्रॉन्ज के होते थे। कल्चरल एक्सचेंज एंड ट्रेड, धीरे धीरे टिन की डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, और उसके बाद ट्रेड होने लगा, उसका कल्चरल एक्सचेंज होने लगा, जिससे क्या हुआ, गुड्स एंड आइडियाज का मूवमेंट होने लगा, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होने लगा, जिससे इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी। पुरानी पुरानी जो सिविलाइजेशंस थी आपस में जब वो एक्सचेंज करती थी। अर्बनाइजेशन हुआ, और देखो ब्रॉन्ज एज में हम ये देखते हैं कि अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनी। जैसे धीरे धीरे मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ, इससे और अच्छा एग्रीकल्चर होने लगा, क्योंकि क्या होता है मेटल से सामान बनाया जाने लगा, और एग्रीकल्चर अच्छा होगा, लोग वहां पर रहेंगे, ज्यादा लोग रहेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उस एरिया में, ऑर्गेनाइज सेटलमेंट्स बनेंगी, धीरे धीरे लोग स्पेशलाइज्ड होने लगे स्किल्स के अंदर। फिर आता है मिलिट्री एडवांसमेंट, ब्रॉन्ज के आने से ब्रॉन्ज वेपन आए, जिससे तलवारें बनी, स्पीयर बने, ये सब वेपन्स होते हैं, जिससे मिलिट्री फोर्सेस को बहुत ज्यादा फायदा मिला। इससे जब लड़ाई करने जाते थे तो उनकी स्ट्रेटजी में उनको बहुत आसानी होती थी। फिर है आर्टिस्टिक एंड आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स, ब्रॉन्ज का यूज धीरे धीरे बढ़ने लगा, टूल्स और वेपन्स के अलावा आर्टिस्टिक और आर्किटेक्चरल एलिमेंट के रूप में भी ब्रॉन्ज का यूज होने लगा। ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनने लगे, वेसल्स बर्तन बनने लगे, और भी आर्टिफैक्ट्स बनने लगे, जो कि दिखाता है कि ब्रॉन्ज कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया था यूज में। राइटिंग सिस्टम, कुछ कुछ जगहों पर ब्रॉन्ज एज के अंदर डेवलपमेंट होने लगा राइटिंग सिस्टम का। लोग राइटिंग सिस्टम को डेवलप कर रहे थे रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रखने के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, ट्रेड वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए, और नॉलेज रखने के लिए। सो अगर मैं समराइज करूं तो ब्रॉन्ज एज बहुत ही क्रूशियल था, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, और ये एक इनोवेशन का पीरियड था, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का पीरियड था, लोगों की इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है उसका पीरियड था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था? सो अगर मैं आपको बताऊं, कुछ अर्बन सिटीज होती थी वहां पे, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये बहुत प्लान तरीके से बनाई गई थी, और ये स्पेशल एरियाज होते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सिटीज वर डेजिग्नेटेड फॉर स्पेसिफिक क्राफ्ट्स, यानी कि कुछ कुछ जगहों को स्पेसिफाई कर रखा था कि इन जगहों पर क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही काम होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जो हड़प्पन्स होते थे वो मेटलर्जी जानते थे, मेटल से सामान बनाना जानते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना जानते थे, बीड मेकिंग जानते थे, वो मनके वगैरह की माला बनाना, और बहुत सारे ज्वेलरी बनाना जानते थे। मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, ये बहुत ज्यादा वो लोग यूज करते थे, और बहुत मास्टर थे वो क्राफ्ट्समैनशिप में। ट्रेड नेटवर्क उनके बहुत अच्छे थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो ट्रेड करती थी भाई, सिविलाइजेशन के अंदर भी और एक्सटर्नली भी, यानी कि एक तो डोमेस्टिक ट्रेड भी होता था उनका और इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। ये आप समझ लो, दूर दूर के सिविलाइजेशन से जाके भी वो लोग ट्रेड करते थे। हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताते हैं कि इंडस वैली वाले मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे, अफगानिस्तान में भी ये लोग जाते थे। सो इन्होंने लंबे लंबे ट्रेड रूट्स एस्टेब्लिश करे जहां से ये लोग जाया करते थे। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, क्राफ्ट प्रोडक्शन से क्या हुआ, धीरे धीरे लोग जो है हड़प्पन्स जो थे वो अमीर होने लगे। जब वो गुड्स और रिसोर्सेज का एक्सचेंज करते थे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, ठीक है, सोसाइटी में एक हायरार्की बनने लगी। कल्चरल एक्सचेंज, ट्रेड जो होता है वो सिर्फ सामानों का नहीं होता, आप जब किसी दूसरी जगह पर जाते हो, इंटरेक्ट करते हो वहां की सिविलाइजेशंस के साथ में, तो आप उनकी भी चीजों को सीखते हो, उनके कल्चर की चीजें भी आपको पता चलती हैं। सिंबल ऑफ सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, देखो जब हड़प्पन्स के सोसाइटी में कुछ लोग स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन होते थे, इससे क्या है कि कॉम्प्लेक्स हो गई सोसाइटी, और अब यहाँ पे क्या है, इतनी डाइवर्स
एक्टिविटीज हो रही थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इससे एक हायरार्की भी बन गई सोसाइटी में कि एक तो है जो बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत स्पेशलाइज्ड है, एक है जो थोड़ा और अलग काम कर रहा है, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी। ये लोग बहुत अच्छा खासा काम करना जानते थे। आर्टिफैक्ट डिस्कवरीज, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस होती हैं, जो खुदाई होती हैं, वो ये रिवील करती हैं कि पोट्री यानी कि मिट्टी का सामान, सील्स वगैरह, फिगरीन्स, मूर्तियां, ज्वेलरी, ये सारी चीजें हड़प्पन लोगों को बहुत अच्छे से बनानी आती थी। और ये आर्टिफैक्ट्स को देखकर हमें पता चल जाता है कि उनकी डेली लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, वो ट्रेड कैसा करते थे। सो अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ते हो उनके बारे में, और बहुत उसका लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा उनके इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल डायमेंशंस के ऊपर। सो उनका जो क्राफ्टमैनशिप था बहुत अच्छा था, उनसे वो अपने ट्रेड नेटवर्क को दूर दूर तक एस्टेब्लिश कर पाए, उनकी इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी। Now the next question is to describe the society and religion of Bronze Age civilizations of China Shang dynasty। जो शांग डायनेस्टी है, आपको इसकी सोसाइटी के फीचर्स बताने हैं और रिलीजन के फीचर बताने हैं। सोसाइटी की बात करूं तो हायरार्की होती थी, सोसाइटी में एक हायरार्की होती थी जहां राजा टॉप पर होता था, फिर उसके एरिस्टोक्रेट्स होते थे, अमीर लोग वगैरह, फिर क्राफ्ट्समैन होते थे, फिर किसान होते थे। और ये जो सोशल स्टेटस होता था ये इनहेरिटेड होता था। एरिस्टोक्रेटिक एलिट्स होते थे, कुछ अमीर लोग होते थे, रूलिंग क्लास में कुछ एरिस्टोक्रेट्स होते थे जो लैंड ओनर होते थे, उनके पास पैसा था, उनके पास रुतबा था, गवर्नमेंट पे उनकी चलती थी। क्राफ्ट्समैन एंड पीजेंट्स, क्राफ्टमैन वो लोग हैं जो वर्कर होते हैं, जो ब्रॉन्ज के बर्तन बनाते थे, जो आर्टिफैक्ट्स बनाते थे, ठीक है। पीजेंट्स वो लोग हैं जो खेती करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी, शांग डायनेस्टी जो है वो जानी जाती है अपनी ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी के लिए। ब्रॉन्ज उनके वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता था, बर्तन बनाने में, वेपन बनाने में, टूल बनाने में। ब्रॉन्ज आइटम्स जितने ज्यादा मतलब वो यूज कर रहे थे, बेच रहे थे, उससे उनकी वेल्थ भी बढ़ती जा रही थी। रिलीजन की बात करूं तो वो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते थे। एंसेस्टर वर्शिप बहुत ज्यादा थी शांग डायनेस्टी के अंदर। वो मानते थे कि वो अपने एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड हैं और उनकी पूजा करते हैं। वो अलग अलग रिचुअल्स होते थे। रोल ऑफ द किंग, राजा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। कोई भी धार्मिक काम हो रहा है तो वो एक इंटरमीडिएरी बताता था अपने आप को लोगों का और देवताओं के बीच का। राजा कहता था मेरी बात मानो, मैं ही आपकी बात करवा सकता हूं ऊपर वाले से। और द किंग्स एबिलिटी टू, वो कहता था मैं हमारे एंसेस्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। सो इस तरीके से ये बातें भी आती थी सामने। ओरेकल बोन डिवाइनेशन, देखो डिवाइनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शेंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ओरेकल बोन्स जो कि टर्टल शेल्स या एनिमल बोन से बनाई जाती थी, वर इंस्क्राइब्ड विद क्वेश्चंस एंड देन हीटेड अंटिल दे आर क्रैक्ड एंड द क्रैक्स वर इंटरप्रेटेड एज आंसर्स फ्रॉम द स्पिरिट्स। एक बोन के ऊपर पूरा उसको इंस्क्राइब किया जाता था, फिर उसके बाद उसको हीट किया जाता था जब तक वो क्रैक ना हो जाए, और जो वो क्रैक होते थे फिर उसकी इंटरप्रिटेशन बताई जाती थी कि हमारे एंसेस्टर्स ने ये आंसर दिया है स्पिरिट्स वगैरह ने। तो ऐसा होता था। स्पिरिचुअल सिंबल्स, कुछ सिंबल्स होते थे जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं जो कि ब्रॉन्ज वेसल्स के ऊपर, जो हमें ये बताते हैं कि उनके रिलीजियस बिलीफ्स कैसे होते थे। इसमें बहुत सारे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स, रिचुअल्स, देवताओं वगैरह के जो है चित्र वगैरह बना रखे थे उन्होंने बर्तनों के ऊपर और टूल्स के ऊपर। शैमनिस्टिक प्रैक्टिसेस, देखो ये जो शेंग डायनेस्टी वाले थे ये शैमनिस्टिक प्रैक्टिसेस करते थे। शेंग रिलीजन में ये चीज होती थी। ये एक तरीके से जो शमन होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडियरी बनते हैं ह्यूमंस और स्पिरिट्स के बीच में। तो ये लोग मानते थे कि एक इंटरमीडियरी होता है और बहुत सारे वो रिचुअल सेरेमनीज करते थे, हीलिंग प्रैक्टिसेस करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा मेडिटेशन वगैरह भी करते थे। ये सारी चीजें हमें बताती है काफी यूनिक इनका सोशियो रिलीजियस लैंडस्केप था शेंग डायनेस्टी का, जो ब्रॉन्ज एज में डेवलप हो रही थी चाइना के अंदर। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया। तो यहां पर देखिए मेसोपोटामिया में इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन थी, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी, क्योंकि लैंड उनका बहुत ज्यादा फर्टाइल था। टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के बीच में जो लैंड है भाई ऑब्वियसली फर्टाइल ही होगा। पानी की अवेलेबिलिटी थी जिससे इरिगेशन आसानी से हो जाता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बड़ा,
सरप्लस उनके पास होता था, बच जाता था बहुत ज्यादा, तो उसको बेचते थे, ट्रेड करते थे। फिर उसके बाद है द सिटी स्टेट्स दैट एमर्ज्ड इन मेसोपोटामिया। कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर थे जो मेसोपोटामिया में एमर्ज हुए, जैसे उरुक, बेबीलोन। इससे क्या है, स्टेट फॉर्मेशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। ये सिटी स्टेट्स जो होते थे, ये सिर्फ पॉलिटिकल सेंटर नहीं थे, ये इकोनॉमिक हब्स थे। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, यहाँ से ट्रेड होता था, यहाँ से सामानों का, कल्चर्स का एक्सचेंज होता था, आइडियाज का एक्सचेंज होता था। फिर द स्टेट फॉर्मेशन इन मेसोपोटामिया वाज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। मेसोपोटामिया में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आई, तो उससे और ज्यादा स्टेट फॉर्मेशन अच्छा हुआ। स्टार्टिंग में क्या होता था, सिटी स्टेट्स को कौन रूल करता था? जो राजा होते थे, वो क्लेम डिवाइन अथॉरिटी, जो कहते थे हमें देवताओं ने भेजा है रूल करने के लिए, और उनको मैनेज करने पड़ते थे रिसोर्सेज को, लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता था बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे इरिगेशन सिस्टम के लिए, डिफेंसिव वॉल्स बनाने के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए। और फिर धीरे धीरे राइटिंग का इमरजेंस होता है मेसोपोटामिया में, और इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी, यानी कि ये सबसे पहले इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, और ये रिकॉर्ड वगैरह रखते थे, जो भी चीजें इनकी होती थी, टैक्स वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिकॉर्ड हो गए, डे टू डे लाइफ के रिकॉर्ड हो गए। और ये राइटिंग इनका जो सिस्टम था डेवलप हुआ, तो इससे भी बहुत ज्यादा मदद मिली। फिर द इकोनॉमी एंड स्टेट फॉर्मेशन वर इंटरवाइंड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर से सरप्लस बच जाता था, इससे सिटीज की ग्रोथ हुई। धीरे 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 क्या होता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट की जरूरत पड़ने लगी, तो एक अच्छी गवर्नेंस की भी जरूरत पड़ने लगी, और इस तरीके से ये इकोनॉमी और पॉलिटी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती चली गई। समराइज करके बताऊं तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी मेसोपोटामिया की, उसका बहुत क्लोज कनेक्शन है बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम है, अच्छा ट्रेड नेटवर्क है, इसी से एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का राइज होता है, क्योंकि ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए आपको एक मजबूत, आपको एक गवर्नेंस चाहिए। फिर एनालाइज द नेचर ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस ऑफ इजिप्ट या ओल्ड किंगडम। तो इकोनॉमी जो थी ओल्ड किंगडम की, ओल्ड एंशिएंट इजिप्ट को भी कहा जाता है, वो अग्रेरियन थी, और बहुत ज्यादा ये नाइल रिवर के पास में सेंटर्ड थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर, नाइल रिवर से इरिगेशन होता था, ठीक है, नाइल रिवर का जो पानी आता था, फिर उसके आसपास का एरिया जो होता था बहुत फर्टाइल होता था, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, और इनके इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छे थे, सो कल्टीवेशन में मदद मिली। क्रॉप वैरायटी, वीट, बार्ले, स्टेपल क्रॉप्स, ठीक है, अलग अलग ये क्रॉप्स उगाया करते थे, और फ्लैक्स वगैरह भी ये उगाते थे, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी उगाते थे। सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अब एग्रीकल्चर जब इनका सक्सेसफुल हुआ, तो इनके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन होने लगा, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगी धीरे 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 धीरे। फिर क्या है, लेबर एंड टैक्सेशन, यहाँ पे लिखा है कोरवी लेबर सिस्टम। ये क्या होता है, द स्टेट इंप्लीमेंटेड अ कोरवी लेबर सिस्टम, जहां पर पीजेंट्स वर रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन स्टेट प्रोजेक्ट, जो भी स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते थे वहां किसानों को काम करना पड़ता था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, मॉन्यूमेंट्स बनाने हो, पिरामिड वगैरह, ये भी यहाँ पे होता था। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो स्टेट होता था वो टैक्स लगाता था एग्रीकल्चर के ऊपर, जिससे वो पैसा स्टेट के पास जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स, देखो इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट थी, लोग अपने लिए उगा रहे थे, जो भी क्रॉप्स होती थी कल्टीवेट वो कर रहे थे, बट धीरे धीरे वो ट्रेड वगैरह करने लगे। ट्रेड से क्या हुआ, गुड्स का, आइडियाज का, कल्चर का एक्सचेंज होने लगा। बहुत प्रीशियस जो मेटल होते थे, टिम्बर, लग्जरी आइटम्स, इनका एक्सचेंज होता था, और स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ये फैसिलिटेट करने में ट्रेड वगैरह को। क्राफ्टमैनशिप, ये जो क्राफ्टमैन होते थे इनके बहुत स्किल्ड थे, इनको पॉटरी बनानी आती थी, इनको ज्वेलरी बनानी आती थी, इनको कपड़े का काम आता था, और बहुत ज्यादा मतलब ऑर्गेनाइज रहते थे, ये ग्रुप बनाकर घूमते थे जो इनके क्राफ्टमैन होते थे। तो ये जो ओल्ड किंगडम है, जो माना जाता है 2686 बीसी से लेकर 2181 बीसी, बहुत ही ज्यादा वो टाइम मतलब माना जाता है जहां स्टेट बहुत सेंट्रलाइज था, और एक इनकी ब्यूरोक्रेसी बहुत सिस्टम जो थी वो स्ट्रांग थी, यानी कि इनके ऑफिसर्स वगैरह बहुत स्ट्रांग थे। वन की फैक्टर
इन स्टेट फॉर्मेशन वाज द नाइल रिवर। नाइल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन इजिप्ट वालों के लिए, क्योंकि इससे सिविलाइजेशन के लोग वहां पर रहने लगे थे, इससे इनकी फर्टाइल सॉइल मिलती है, इनको फूड प्रोडक्शन सरप्लस में बच रहा है इनके पास, फिर उसके बाद ये उसको बेच रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। सो ओल्ड किंगडम जो है मैंने आपको बता दिया है कि मतलब इसके अंदर जो जो बातें हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि एडिशनली रिलीजन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन लेजिटिमाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द फेरो। जो राजा होता था इनका वो रिलीजन से बहुत कनेक्टेड था। माना जाता है कि इनका जो लीडर होता था, राजा होता था, वो डिवाइन माना जाता था, देवताओं ने भेजा है। यानी कि जो जो फेरो होता है, फेरो यानी कि जो इनका राजा होता है, जो किंग होता है, एज अ गॉड ऑन अर्थ, उसको भगवान माना जाता है धरती के ऊपर, कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। सो समरी में बताऊं तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो थी इजिप्ट की ड्यूरिंग द ओल्ड किंगडम, वो एक तरीके से टाइम था जब एक सेंट्रलाइज्ड एक पूरा किंगडम बन रहा था। नाइल रिवर से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हो रहे थे, फूड प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, लेबर वगैरह अच्छे से काम कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी, रिटर्न सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, और इस तरीके से ये सब बातें इसमें आती हैं। और मैं आपको बताऊं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इनका बहुत सोफिस्टिकेटेड था, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का इमरजेंस हो रहा था, अलग अलग काम दिए जाते थे ऑफिसर्स को। जो फेरो होता है, जो राजा होता है, वो ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था टैक्स वगैरह के लिए, एग्रीकल्चर वगैरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। और इनकी रिटर्न लैंग्वेज बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी थी, ठीक है, जो बहुत वाइड स्प्रेड हुई। रिकॉर्ड कीपिंग ये करते थे, सामानों को, टैक्स को, इधर उधर के डेली रिकॉर्ड्स को लिखते थे, और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ मिनोन्स। सो द मिनोन सिविलाइजेशन, देखो मिनोन सिविलाइजेशन में कहाँ की बात हो रही है, ये अगर हमारा इंडिया है, सो ये यहाँ की बात हो रही है मिनोन्स की, ठीक है। ये देखो ये ग्रीस के पास में है। सो यहाँ पे जो ये लोग थे, जो कि माना जाता है जो आइलैंड है क्रेट का, देखो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा क्रेट का आइलैंड, ये लिखा हुआ, यहाँ पर ये लोग थे। सो ये क्या माना जाता है, ब्रॉन्ज एज के टाइम पर थे, 2000 से लेकर 1400 बीसी तक। इज नोन मोर फॉर, ये किस लिए जाने जाते हैं, अपने कल्चर, अपने आर्ट, अपने ट्रेड के लिए, और अपने पॉलिटिकल फीचर्स के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस थी इनकी। जो मिनोन लोग होते थे वो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था उनका, यानी कि एक सिंगल रूलिंग अथॉरिटी नहीं थी। उनके छोटे छोटे जगह पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते थे, डिसेंट्रलाइजेशन था, पावर जो है वो डिवाइडेड थी। और मैं अगर आपको बताऊं पैलेसेस एज सेंटर्स ऑफ पावर, जो मिनोन लोग होते थे वो बड़े बड़े पैलेस बनाते थे, जैसे इन्होंने क्नोसोस में, फेस्टोस में, मालिया में, ये 2-3 जगह हैं जहां इन्होंने बड़े बड़े पैलेसेस बनाए थे। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते थे, इकोनॉमिक और रिलीजियस सेंटर भी थे ये लोग। सो द एब्सेंस ऑफ मैसिव फोर्टिफिकेशन अराउंड दीज प्लेसेस सजेस्ट अ रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटी। कोई ज्यादा फोर्टिफिकेशन नहीं है, दीवारें वगैरह नहीं बड़ी बड़ी बनी हुई, तो ये बताता है ये लोग लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं करते थे, शांति के साथ रहते थे। पॉसिबल रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि रिलीजियस एंड प्रीस्टली फिगर्स में हैव हेल्ड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो कुछ लोग ऐसे थे जो रिलीजियन से ज्यादा जुड़े हुए थे, तो उनकी सिग्निफिकेंस थोड़ी ज्यादा थी। और कुछ रिलीजियस सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं मिनोन आर्ट्स के अंदर, जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं उससे पता चलता है रिलीजन कनेक्टेड था पॉलिटिकल पावर्स के साथ। ट्रेड एंड डिप्लोमेसी, जो मिनोन लोग होते थे वो सी फेरर्स थे, यानी कि वो ट्रेड करने जाते थे दूर दूर तक पानी से, ठीक है। और इससे क्या होता है, इनकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छी थी अपने आसपास वालों के साथ। डिप्लोमेट इनके बहुत अच्छे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके अच्छे थे। और लीनियर ए स्क्रिप्ट, अनफॉर्चुनेटली मिनोन स्क्रिप्ट जो है, जो काफी लीनियर मानी जाती है, वो अनडेसिफर्ड है, अभी तक पता नहीं चला है कि उसका मतलब क्या होता है। सो डेसिफर्ड स्क्रिप्ट इनकी नहीं थी, तो हमें एग्जैक्टली सही से पता नहीं चल पाता कि क्या स्पेसिफिक डिटेल्स हैं। इकोनॉमी की बात करूं, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो मिनोन लोग जो होते थे, मैंने आपको बता दिया, ये मेडिटेरेनियन सी वगैरह में जाते थे पानी से, और ये जाते थे इजिप्ट तक जाते थे, एनाटोलिया तक जाते थे, यानी कि आज का टर्की, और लेवांत तक जाते थे। और इनके पास लग्जरी सामान बहुत ज्यादा होता था, पोट्री, ज्वेलरी, प्रीशियस मेटल्स, तो ये उस चीज को ट्रेड करते थे, इनको पैसा मिलता था, या जो भी एक्सचेंज वगैरह ये करते थे। एग्रीकल्चर इनका बहुत अच्छा था, मिनोन इकोनॉमी बहुत अच्छी थी,
क्योंकि फर्टाइल मिट्टी थी इनके वहां की, जिस एरिया में ये रहते थे क्रेट में, वहां की मिट्टी बहुत अच्छी थी, बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी, ग्रेन, ऑलिव, ग्रेप्स वगैरह। मिनोन लोग जो होते थे एनिमल भी पालते थे, भेड़ बकरी, ठीक है। और जब इनके पास ज्यादा एग्रीकल्चर बच रहा था तो इसको भी ट्रेड करते थे, क्रॉप्स वगैरह को। क्राफ्टमैनशिप एंड इंडस्ट्रीज, मिनोन लोग जो होते थे वो हाथों से काम करना बहुत अच्छे से जानते थे, चाहे वो बर्तन बनाना हो, चाहे वो मेटल वर्क हो, चाहे वो हाई क्वालिटी के सामान बनाने हो, बहुत अच्छे थे ये। उसके बाद उस चीज को ये ट्रेड करने जाते थे, मार्केट में निकलते थे। अर्बनाइजेशन, मिनोन सिविलाइजेशन जो है वो काफी प्लान्ड थी, बहुत अच्छे इनके अर्बन सेंटर थे, शहरी एरियाज थे। इनकी सिटीज जो है नोसोस नाम से जो है वो बहुत ही अच्छी सिटी है, प्लान तरीके से बनाई गई है, उसकी गलियां, उसकी बिल्डिंग्स अलग अलग मंजिलें बनी हुई हैं। सो इससे पता चलता है बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी। यूज ऑफ करेंसी, मिनोन लोग जो है वो कॉइन तो यूज नहीं करते थे, बट वो बार्टर सिस्टम यूज करते थे, सामान के बदले सामान, ठीक है, बदले अदला बदली करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। और स्टोरेज फैसिलिटीज, मिनोन लोग जो है इन्होंने बड़े बड़े स्टोरेज फैसिलिटीज बना रखी थी, ग्रेनरीज बना रखी थी, जहां पर ग्रेन्स वगैरह को ये रखते थे, जो इनका सरप्लस बच जाता था उसको उसमें जमा करके रखते थे, फिर जब जरूरत के टाइम उसको यूज करते थे, ठीक है, अगर कभी दिक्कत आ जाए। अगला टॉपिक है हमारा, शॉर्ट नोट में आ सकता है, ओरिजिन ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। देखो इनकी जो स्क्रिप्ट है वो क्यूनिफॉर्म थी। इसमें होता क्या है कि एक वेज शेप्ड मार्क्स होते हैं, बहुत शार्प, ठीक है, किसी पौधे से ये लिखा जाता है, जहां तक मुझे पता है बहुत शार्प होता है। और क्ले टैबलेट्स होती हैं, मिट्टी की टैबलेट्स होती हैं, और गीली मिट्टी जो होती है उस पर वो लिखा जाता है, उसको सुखाया जाता है सूरज के अंदर, और जब वो सूख जाता है तो वो हमारे सामने वो रिटर्न में आ जाता है। सुमेरियन कंट्रीब्यूशन, देखो जो सुमेरियन लोग हैं जो कि सदर्न मेसोपोटामिया में रहते थे, वो पहले लोग हैं जिन्होंने राइटिंग सिस्टम स्टार्ट किया था 3500 बीसी में। और क्यूनिफॉर्म जो है वो पहले पिक्टोग्राफिक होती थी, ऑब्जेक्ट्स को दिखाया जाता था, धीरे धीरे उसमें सिंबल्स वगैरह, कैरेक्टर्स वगैरह ऐड होते चले गए। रिकॉर्ड कीपिंग, मेन रीजन जो था इनका लिखने का वो रिकॉर्ड कीपिंग था। वो चाहते थे ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इसको ट्रैक करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को लिखने के लिए हमें एक राइटिंग सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वो मतलब डेवलप करना पड़ेगा, वो इन्होंने किया। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, राइटिंग से क्या होता है, जो ये डॉक्यूमेंटेशन होने लगा ट्रांजैक्शंस का, जो भी वो ट्रेड कर रहे हैं, जो डेब्ट्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं फंक्शनिंग है डे टू डे लाइफ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसको लिखने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूज क्या होता है, यूनिफॉर्म राइटिंग से जो भी रिकॉर्ड होता था टैक्स वगैरह का, सेंसस का रिकॉर्ड होता है, जनसंख्या वगैरह का, ठीक है, लेबर मैनेजमेंट का रिकॉर्ड होता है, वो सब आप लिख सकते थे। और लिटरेरी एंड रिलीजियस टेक्स्ट, इसके अलावा इन एडिशन टू प्रैक्टिकल यूजेस क्यूनिफॉर्म का यूज होता था लिटरेरी और रिलीजियस पर्पस के लिए भी, जैसे एपिक टेल्स लिखने के लिए, मिथ और हेमन्स लिखने के लिए, यानी कि धार्मिक बातें भी लिखी जाती थी, रिलीजियस बातें। मल्टीपल राइटिंग सिस्टम, धीरे धीरे अदर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया सच एज अक्कादियंस, बेबीलोनियंस अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड द क्यूनिफॉर्म, उन्होंने अपनी लैंग्वेज के लिए भी ये क्यूनिफॉर्म सिस्टम को अपनाया। उसके बाद मल्टीपल राइटिंग सिस्टम आ गए उस एक ही एरिया के अंदर। क्ले टैबलेट होती थी, पहला जो मीडियम था लिखने का वो क्ले टैबलेट थी। वो टैबलेट बहुत ड्यूरेबल होती थी, आसानी से वो पक जाती थी धूप के अंदर, और बहुत सारी टैबलेट्स हमें मिली हैं हजारों की संख्या में, जो हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन देती है मेसोपोटामिया की। ओवरऑल राइटिंग सिस्टम जो था मेसोपोटामिया का वो बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है ह्यूमन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। इससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप फीडबैक जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।